मध्य भारत के संस्कारधानी इंदौर आजादी के पूर्व ही देश के नक्शे पर अपनी पहचान बना चुकी थी। कला, साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इंदौर की प्रतिभाओं ने एक खास मुकाम हासिल किया। इन्हीं में एक थे रंगकर्मी गंगाधर महादेव डीके यानी बाबा डीके। बाबा डीके ने इंदौर को राष्ट्रीय नाट्य परिदृश्य पर पहचान दिलाई। बाबा डीके में नाटक के प्रति जुनून बचपन से ही था। उनके पिता राय रतन श्री महादेव गोविंद डीके होलकर राज्य के सहकारिता विभाग में निरीक्षक थे। माता का नाम पार्वती बाई था, जिन्हें आदर से काकी पुकारा जाता था। इन्हीं के यहां 4 जुलाई 1919 को बाबा का जन्म हुआ। महज 11 साल की उम्र में बाबा ने एक पात्रीय अभिनय कर अपने भविष्य का संकेत दे दिया था। 1932 में उन्होंने महत्वाकांक्षी बालोद्धार मंडल की स्थापना की, जिसमें नाट्य गतिविधियों के साथ साथ व्यायाम और खेल भी होते थे। इनमें प्रमुख थे खो खो, कबड्डी और लोना पाटी यानी आटिया पाटिया, जो बाबा का प्रिय खेल था। वे साइकिल से दूर दूर तक की यात्राएं भी किया करते थे। लेकिन इन सब गतिविधियों के बीच बाबा का ज्यादा झुकाव नाटकों की तरफ ही रहा। बाबा बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। अच्छे चित्र बना लेते थे, अच्छा गा लेते थे, कुश्ती का तो उनको शौक था ही। देश प्रेम के प्रति भी उनकी श्रद्धा थी। हमारे यहाँ पर गुप्त बैठकें हुआ करती थी आज़ादी के पहले की। इतनी सब बातें होने के बावजूद भी बाबा के शिराओं में ये नाटक के जंतु कैसे गए कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने ताज़ जिंदगी उसका निर्वाह किया। गुलामी के दिन थे, रियासत का जमाना था और मनोरंजन का दूसरा कोई भी साधन, सिनेमा भी नहीं, उस वक्त सिर्फ नाटक था। तो रियासत में राजा हमारे या उनके लोग, सरदार लोग नाटक के बड़ी शौकीन थे। तो बम्बई से अच्छी अच्छी नाटक कंपनियां हिंदी में भी, उर्दू में भी, मराठी में भी यहाँ बहुत आया करती थी और उनको लाभ होता था। यहाँ आने के बाद हम भी नाटक होने की वजह से देखने के लिए चले जाते थे। तो देखा देखी हमने भी अपना एक गुट बना लिया और गणेशोत्सव उस वक्त बड़ा ठाट बाट के होता था, जानदार होता था। तो गणेशोत्सव में यहाँ वहाँ हमने भी नाटक खेलना शुरू कर दिया। अब बात यह है कि ये नाटक देखते समय मैंने जादूगर बाल गंधर्व को देखा जब, तब आप समझ लीजिए कि मैं रंगमंच के साथ जुड़ गया। बाबा ने अपनी इसी कुशल संगठक क्षमता से महत्वाकांक्षी बालोद्धार मंडल को सक्रिय नाट्य संस्था के रूप में विकसित किया। बालोद्धार मंडल द्वारा इंदौर के गणेश उत्सवों में कई सफल प्रदर्शन किए गए। मिलकर हमारे जैनेंद्र के ग्रुप में उस नाटकों को परिवार खेलते थे। खेलकूद में भी हम उनके साथ खेलते रहे। लॉन पार्टी,
वगैरह हमारा साथ था रहा। उसके बाद ये सब उन्होंने बालोद्धा मंडल का फिर आगे ज्वाइन किया। सौभाग्य है मेरा कि उसमें लीडर था, मेरे पास अच्छे अच्छे बच्चे आते थे, लड़के आते थे। साथ बहुत से लोग थे, शंकरराव काले थे, झंझाराव मालुसरे थे, चलवाकर थे, बहुत से उनके साथी थे, बाबा साहब सन थे, और हम सब उसमें ज्वाइन हुए। और लोग ये गौतमपुरा के स्कूल पर हम सब इकट्ठा होते थे और वहीं पे हमारा खेलकूद का भी काम चलता था। बाबा ने नाटक के साथ साथ कुश्ती में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। यह बालोद्धार मंडल की एक नियमित गतिविधि थी। शनि मंदिर की जो व्यायामशाला है उसमें हम कुश्ती, मलखाम और दंड का व्यायाम वगैरह करते थे। कुश्ती में हमारी और उनकी कंपटीशन होती थी। यानी एक बार दंड लगाने शुरू किए तो उनका कहना था कि जब तक सो नहीं हो जाते तब तक एक हाथ नहीं उठाना चाहिए। बाबा की शिक्षा कन्नौद और इंदौर के महाराजा शिवाजीराव स्कूल में हुई, लेकिन जल्द ही आजीविका की तलाश में बाबा शिक्षा अधूरी छोड़कर 1940 में मुंबई चले गए, जहां डॉक्टर वामन गोपाल सारसा परीला दवा कंपनी में पार्ट टाइम काम करने लगे। साथ में रेडियो सुधारने का काम भी करते रहे बाबा। बंबई में उन्होंने मशहूर उस्ताद लालजी पिंडसे के मार्गदर्शन में कई कुश्ती स्पर्धाएं और चैंपियनशिप्स जीती। 1947 में उम्र के 28वें साल में बाबा का विवाह जलगांव के करकरे परिवार की कन्या उषा के साथ हुआ। पत्नी को वे मुंबई साथ ले गए, किंतु दुर्भाग्य से 6 महीने के बाद ही वे तपेदिक की शिकार हो गईं। पत्नी की बीमारी और आर्थिक कठिनाई के कारण बाबा इंदौर लौट आए। यहां उन्होंने नल्लालपुरा में GMDK एंड कंपनी के नाम से दवाइयों की दुकान खोली, किंतु नुकसान होने से दुकान बंद करके उन्होंने CID में कारकुन की नौकरी कर ली। बीमारी से जूझती बाबा की पत्नी उषा अंततः 1950 में जिंदगी की लड़ाई हार गईं। 1951 में बाबा का पुनर्विवाह सुशीला तारे से हुआ। सुशीला तारे न केवल उनकी जीवन संगिनी बनकर रहीं, वरन नाट्य कला के विकास में हर मोर्चे पर सहयोगी की भूमिका में खड़ी रहीं। जैसे हमारे बाबा थे वैसे ही उनकी धर्मपत्नी ने, हमारी भाभी सुशीला वहीनी भी हमारी वैसी ही थी। उनको बराबरी से यानी उनके जीवन में उनका बहुत महत्व था। बाबा ने 34 साल की उम्र में BA की उपाधि प्राप्त की। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 1955 में अप्पा यानी बाबा के पिता का निधन हो गया। इससे परिवार के पालन पोषण का संपूर्ण दायित्व बाबा पर आ गया। जनवरी 1955 में हमारे पिताजी की मृत्यु हुई। उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। बाबा को बहुत धक्का लगा उस समय, पर बाबा ने उस समय निश्चय किया था, दृढ़ संकल्प किया था कि मैं मेरे छोटे भाई बहनों को अंतर नहीं दूंगा, उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान दूंगा। घर की परिस्थिति अच्छी नहीं थी, आर्थिक परिस्थिति बहुत गंभीर थी। हमारी शिक्षा वगैरह चल रही थी, बाबा हमारी देखभाल कर रहे थे और घर का पूरा आप ये समझ लीजिए जिम्मा बाबा के ऊपर था। बाबा और सुशीला वहीनी भी नौकरी करती थी, बाबा भी नौकरी करते थे। मेरी पूरी शिक्षा हुई, मेरे बड़े भाई की शिक्षा हुई, हमारी शादियाँ, दोनों भाइयों की, बहन की शादियाँ, ये सब बाबा की देखरेख में हुआ। मेरे भाई ज़रूर थे, लेकिन भाई से भी बढ़ के मेरे जीवन में उनका एक अलग स्थान था। एक फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड जो होता है, जो कुछ आज मैं हूँ वो सारी बाबा की बदौलत। बाबा और उनकी जीवन साथी सुशीला गृहस्थी की गाड़ी खींच ही रहे थे कि दुख का एक और पहाड़ टूटा। उनके एकमात्र पुत्र अजय का मात्र 6 साल की उम्र में 1960 में दुखद अवसान हो गया। इससे बाबा काफी टूट गए, लेकिन उन्होंने नाटक नहीं छोड़ा। बाबा का नाटक गणेश मंडल में था। ऐसे लोगों को लगता था, प्रेक्षकों को, क्या बाबा नाटक नहीं करेंगे, लेकिन बाबा ने नाटक शुरू रखा, नाटक किया, बोर्ड भी लगा दिया कि ऐसा हो गया, फिर भी बाबा नाटक करेंगे। स्टेज पे आए और अंतःकरण से बाबा बहुत दुखी थे, फिर भी बाबा ने लोगों को हंसाया। तो लोगों ने कहा भी कि ये व्यक्ति अंतःकरण से कितना दुखी है, फिर भी लोगों को हंसा रहा है। खुशमिजाजी और मिलनसारिता बाबा के व्यक्तित्व की खासियत थी। प्रसंग कोई भी हो, बाबा ने जीवन भरपूर जिया। पूल देशपांडे, बाबा आमटे, विष्णु चंचालकर, कुमार गंधर्व, राहुल बारपुते, विजय तेंदुलकर,
निरंजन जमीदार, रामू भैया दाते, अण्णा सरवटे, श्यामराव और माई लाड़, शरदा ढवले, डॉक्टर डी भवालकर, चंदू नाफड़े तथा राशनकर परिवार से उनका जुड़ाव बहुत भावनात्मक रहा। बाबा ऐसे रिश्ते में तो मेरे भाई थे, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे मित्र भी थे। या हम सब लोग जैसे कुमार जी, राहुल जी, गुरु जी, मंत्री जी, ये हम लोगों का एक बहुत ही निकट का ऐसा एक ग्रुप था। और जब कभी भी कोई हमारे क्षेत्र के बारे में, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो संगीत हो, हम लोगों की काफ़ी आपस में चर्चा हुआ करती थी। बाबा के अभिन्न मित्रों में राहुल जी जैसे बिरले और प्रतिभाशाली व्यक्ति का समावेश होना एक बहुत बड़ी बात थी। प्रसंग कोई भी हो, चाहे मित्रों की घर पर जमने वाली महफिलें हों, चाहे सहभोज हो, विभिन्न आयोजनों में शिरकत हो, चाहे मित्रों के साथ हो या जीवन संगिनी के साथ यात्राओं में हो, बाबा ने सदैव जीवन की रंगत को बनाए रखा। बाहर हो या घर, बाबा ने एक कुशल अभिभावक की भूमिका निभाई। जब मैं बाबा साहब के घर पे आई यहाँ पे, तब से बाबा साहब का मेरे को बहुत सानिध्य मिला है। मेरे को, मेरे बच्चों को उन्होंने अच्छी तरह से पाला है। मेरे बच्चे समझो उनके ही बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों को उन्होंने ही बचपन से संभाला है। कभी उनको यानी ऐसा लगता ही नहीं था, यानी बाबा का एक पैर नीचे और एक पैर ऊपर, ऐसा हमारी कल्याणी हमेशा बोलती थी। और बच्चों के जब फ्रेंड सर्कल वगैरह आते थे शाम को 4 बजे, तब भी बाबा 4 से 7 नीचे बैठते थे। और बाबा साहब के साथ उनका इतना घुल मिल के बातें करना, उनके पढ़ाई के बारे में पूछना, उनसे अच्छी तरह से बात, फ्रेंडली चर्चा करना, सब। यानी इतने ही नहीं, उनके लव अफेयर्स के बारे में भी बाबा बिल्कुल आराम से पूछते थे। और वो भी बाबा से जैसे फ्रेंड है, इस तरह से बाबा उनसे बात करते थे। कल्याणी त्रिवेणी तो हमारी उनसे बिल्कुल हिचकती नहीं थी, हमेशा उनके साथ अच्छी तरह से बातें करती थी। कुछ भी उनके प्रॉब्लम्स हो, मेरे भी कुछ घरेलू भी प्रॉब्लम्स हो, तो मैं बाबा साहब के साथ ही डिस्कस करती थी। तो परिवार का सदस्य होने के नाते या उनके साथ समय बिताया इतना, मतलब आज मेरी उम्र 30 साल है, बाबा को गुजरे 8 साल हो गए, मतलब 22 साल बाबा के सहवास में हम रहे हैं, तो उनकी कुछ न कुछ अंश हमारे अंदर तो आए हैं। बाबा के इस व्यक्तित्व के निर्माण में हाथ रहा उनकी नाट्य सफलताओं का। वे एक ऐसी सम्मानित नाट्य हस्ती बन चुके थे जिसका जीवन औरों के लिए था। बाबा की नाट्य यात्रा 1932 में महत्वाकांक्षी बालोद्धार मंडल की स्थापना से शुरू हो चुकी थी। जब वे मुंबई में थे तब भी वहां से नाटक लिखकर भेजते थे, जिन्हें उनके साथियों द्वारा इंदौर के गणेशोत्सवों में खेला जाता था। इन्हीं नाटकों में उल्लेखनीय है विजयी तोरण, संत संताजी, सह्याद्रीचा राज सिंह, नेताजी पालकर, पुंगीवाला, द्रोणाचार्य, बंदा बहादुर, शालीवाहन, प्रतिज्ञा, वाल्मीकि, मूर्ति भंजक, विषारी धूर, बेबन शाही, कारकून, धूमकेतु, मोक्ष देवापाशी नाही और फसगत। बाबा पहले निर्देशक थे जिन्होंने इंदौर के रंग जगत में महिला पात्रों से मंच पर अभिनय करवाया। 1949 में पन्ना दाई में उन्होंने शांता काळे यानी सुशीला मोडक, इंदु भोमे, शालन पै, सखू धोड़पकर से मंच पर अभिनय करवाकर ये ऐतिहासिक काम किया। रसिकराज दाते साहब से परामर्श और प्रोत्साहन मिलने पर बाबा ने 1950 से 1955 तक महाराष्ट्र साहित्य सभा के शरदोत्सवों में भी कई महत्वपूर्ण नाटक खेले। इनमें उद्याचा संसार, लग्नाची बेडी, झुंजार राव, तुझे आहे तुझे पाशी, आंधळ्याची शाळा, कारकून, जिसने बाबा को महाराष्ट्र में प्रसिद्ध कर दिया, जैसे सफल नाटक शामिल हैं। 1953 में बाबा ने मराठी शरदोत्सव में पहली बार हिंदी नाटक नूर जहां खेला। नूर जहां की सफलता आज भी इसकी नायिका प्रमोदिनी ताम्हणे के दिल में बसी हुई है। नूर जहां की भूमिका बहुत ही जटिल भूमिका थी, लेकिन उन्होंने मेरे से इतनी सहजता के साथ ये सारी शेड्स, ये सारी छटाएं उन्होंने करवाई कि एक मासूम लड़की से लेके इतनी जटिल भूमिका तक मैंने बहुत आसानी से मैं कर पाई। नूर जहां के बाद रेशमी गांठें इतना लोकप्रिय हुआ कि उसी से प्रभावित होकर भारत सरकार के गीत एवं नाटक प्रभाग के प्रमुख कर्नल हेमचंद्र गुप्ते ने बाबा को स्वतंत्रता पश्चात देश में चले विकास कार्यों पर प्रचार नाटक तैयार करने का दायित्व सौंपा।
इसी के परिणाम स्वरूप बाबा ने महत्वाकांक्षी बालोद्धार मंडल का विलय करते हुए 15 अगस्त 1955 के दिन नाट्य भारती की स्थापना की। इसमें उनके साथी बने कला गुरु विष्णु चिंचालकर, नामचीन पत्रकार राहुल बारपुते और गायिका सुमन दांडेकर। पहले नाट्य भारती की रिहर्सलें बरसों तक नंदलालपुरा में होती रहीं। बाद में प्रेमनगर के घर पर कलाकार जुटने लगे। महू में 15 अगस्त 1955 के दिन नाट्य भारती ने अपना पहला नाटक हमारा गांव प्रस्तुत किया। इसके बाद तो सिलसिला चल पड़ा। इनमें प्रमुख हैं नवप्रभात, मंगू, कारकुन, शाहजहां, आंधल्याची शाला, कस्तूरी मृग, मार मार कर हकीम, निष्पाप, महंत, पड़घम और मयूरी। नाट्य भारती ने करीब 2500 से अधिक नाट्य प्रदर्शन किए। इस नाट्य यात्रा में मध्य प्रदेश में 2117, राजस्थान में 231, महाराष्ट्र में 145, उत्तर प्रदेश में 38, दिल्ली में 36, पंजाब हरियाणा में 20, गुजरात में 11 और आंध्र प्रदेश में 11 नाट्य मंचन हुए। इसमें सबसे ज्यादा खेला गया नाटक था खाई, 917 बार। 1979 में नाट्य भारती ने 129 प्रस्तुतियां दी। इसी वर्ष मयूरी का 98 बार मंचन किया गया। इस तूफानी यात्रा में सच्ची साथी डॉज मॉडल बस थी, जिसे सब प्यार से उड़न खटोला कहते थे। नाटकों के दर्शकों में मंत्रियों, अधिकारियों से लेकर ग्रामीण जन तक सब रहे। इस समृद्ध दर्शक परंपरा में पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित कई नाम हैं जिनका उल्लेख करना यहां प्रासंगिक होगा। राज्यपाल हरिभाऊ पाटस्कर, काका साहब गाडगिल, कर्नल एच.वी. गुप्ते, विजय तेंदुलकर, कैप्टन शिवा दामले, भाल बापेंढारकर, शांतनुराव किर्लोस्कर, सुधीर फड़के, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सर एटली, वी.के. मेनन, जयप्रकाश नारायण, कविवर्य कुसुमाग्रज, मामा वरेरकर, हबीब तनवीर, अशोक वाजपेयी और श्री ब.व. कारंत। 1960 में चंबल बांध के उद्घाटन अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का खाई का प्रदर्शन देखना नाट्य भारती के लिए विशिष्ट उपलब्धि रहा। पंडित जी ने नाटक के लिए समय दिया था सिर्फ 15 मिनट। फिर क्या नाटक शुरू हुआ और 3 घंटे कब हो गए पंडित जी को पता ही नहीं चला। रात दिन मेहनत करने वाला वो दुबला किसान और दूसरी ओर न्याय की कमी से दुखी जनता, और इन दोनों की मजबूरियों का फायदा उठाकर बेचा कमाई करते हो तुम लोग। जा सकते हो तुम, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात ध्यान से सुनते जाना लक्ष्मण। और जिस रोज तुम्हारे व्रत में इस बात सुनकर जाओ लक्ष्मण, जिस रोज तुम्हारे ट्रक में हमारे गांव का गेहूं होगा, गांव का गेहूं, और ऊंचे बाजार की ओर जाते जाते कभी तुम्हारे ट्रक के नीचे कोई बूढ़ा कुचल जाएगा, भाग बच जाना, नीचे उतरना, अच्छी तरह से देख लेना कि वो कुचला हुआ बूढ़ा कहीं तुम्हारा ये अभागा बाप तो नहीं है। दर्शकों को बांधे रखने की इस सफलता के पीछे है बाबा के नाटकों की रोचक कथा वस्तु। वे सरकारी विकास योजनाओं को भी इस तरह प्रस्तुत करते कि नाटक प्रचारात्मक होते हुए भी प्रभावी होते थे। उनके विषय राष्ट्रीय स्तर से लगाकर मालवा के लोक अंचल तक जुड़े होते थे। मेहमान बनकर हमारे घर में आई है, तुम्हारी उम्र का होता उसे पाताल पानी ले जाता, जोरा नदी के खूबसूरत मोड़ से निकलाता, शिप्रा के जल में घंटों पेड़ डालकर उसे गालिब के शेर सुनाता, अरे देवास की टिकड़ी पर ले जाकर उसे डूबते उगते सूरज के मदद से अलग दिखाता। सभी विषयों में सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरण वगैरह इसमें उनकी रुचि काफ़ी थी, और वो उसी के ऊपर उन्होंने जो नाटिकाएं वगैरह लिखी ना, ये सामाजिक जो अपनी त्रुटियाँ अपने भारतीय समाज में थी उसके उन्होंने काफ़ी ये लिया हुआ दर्शन उसमें दिया हुआ। मैंने ये देखा कि आज हमें पंचवर्षीय योजना के नाटक खेलने में भी काफी लाभ है, जिससे हमारा नगर का, शहर का, हमारा स्थानीय रंगमंच भी सुधरेगा। इसीलिए मैंने उसमें हाथ डाला। अब आप ही सोचिए, अभी ये समझ सकती बात कि इंदौर के शहरवासियों के सामने एक नाटक खेला तुमने, अच्छा मुश्किल से उसके 4 या 5 परफॉर्मेंसेस होंगे। उससे अपन कुछ सीखना चाहते हैं, उसके पहले अपन दूसरे नाटक की बात सोचने लगते हैं। ये पंचवर्षीय योजना की बात वैसी नहीं थी। पंचवर्षीय योजना के लिए एक ही नाटक हमें गांव गांव जाके 400-500 बार खेलना पड़ा है।
नाट्य भारती को कई बार अपनी श्रेष्ठ प्रस्तुतियों के लिए पुरस्कृत किया गया। 1957 से 1962 तक दिल्ली के ताल कटोरा में होने वाले ड्रामा फेस्टिवल में नाट्य भारती मध्य प्रदेश की एकमात्र संस्था थी जिसे आमंत्रण मिलता था। बाबा को उनके नाट्य अवदान के लिए अनेक संस्थाओं ने सम्मानित भी किया। नाट्य भारती दरअसल 50 से अधिक रंगकर्मियों का एक ऐसा काफिला था जिसमें बाबा ने डॉक्टर वकील से लगाकर ठेला चलाने वाले को भी शामिल किया। इनमें से कई को बाबा ने पहली बार नाटक का पाठ पढ़ाया। कई कलाकार देश भर में अपनी पहचान बनाने में समर्थ हुए, जिनमें वसंत रेगे, सुमन दांडेकर, अच्युत पोद्दार, चंदू पारखी, दत्तात्रेय गोडबोले, राम लोणकर, गोविंद सुमन धर्माधिकारी, वसुंधरा कालेवार, निर्मला दाणी, प्रमोदिनी ताम्हणे खान, कुमुद तारे, तारा चिंचालकर और श्रीराम जोग उल्लेखनीय हैं। बाबा को राहुल बारपुते का सहयोग हमेशा मिला। राहुल जी का नाट्य भारती में आना एक संयोग नहीं था, क्योंकि बाबा डीके में एक विशेष गुण था, अभिनय की क्षमता को समझते थे, इसलिए राहुल जी को उन्होंने अपने साथ लिया। नाटक आंधळ्याची शाळा इसको किया था हमने। उसमें जो एक गीत मैंने गाया था, या स्वामिनी घराची, उसका संगीत हमको कुमार गंधर्व ने दिया था और वो बहुत ही पॉपुलर हुआ गीत। फेवरेट टाइम के नाटक में एक्चुअली रंगमंच पे कोई संगीत या गीत नहीं था, लेकिन उसका प्रारंभ में जो प्रेयर गाते थे वो भी हमको कुमार गंधर्व ने सिखाई थी, सिद्ध भजो ओंकार। तो वो वाला उसकी ट्रेडिशन थी कि वो उसी से हम लोग नाटक का प्रारंभ करते थे। गुरुजी विष्णु चिंचालकर की मंच सज्जा हमेशा नाट्य भारती के आकर्षण का केंद्र रही। झाड़ू से मालविकाग्निमित्र में बनाया गया सिंहासन आज भी लोगों की स्मृति में ताजा है। सुमन दांडेकर ने नाट्य भारती के लिए संगीत निर्देशन का काम किया। लोग 18-20 तक मतलब जुड़े रहे। उनमें कई प्रकार के रोल्स मैंने निभाए, जैसे संगीत तो मेरा था ही, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक देना तो वो तो मैंने दिया ही। एक बार बाबा साहब ने मुझे कहा कि भैया सुमन, इस नाटक को आपको दिग्दर्शन करना है। तो शुरू में मुझे ज़रा मतलब संकोच लगा कि क्या मालूम मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मैंने कहा चलो एक कोई मौका आया कोई सीखने का, करने का, तो उसको करें। फिर मैंने धाकटी आई नाम का एक नाटक था, उसको डायरेक्ट किया और बाबा साहब ने मुझे बहुत प्रोत्साहन किया कि बहुत अच्छी तरह से आप कर रही है काम। नाटक में काम करना यही बात नहीं थी, तो बाबा के साथ रहकर मैंने नेपथ्य और डायरेक्शन, इन सभी बातों को मैंने धीरे 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 सीखा। बाबा हमें निर्देश करते थे। बाबा में विशेषता थी कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ कला उपजती है, तो उस कला को किस तरह से उभारना चाहिए। तो वो हमें कहते थे कि भाई ये कैरेक्टर है, इस तरह तुमको करना है, करो, अपने मन से करो। तो हमारे अंदर जो कला थी, तो वो उस कला को हम प्रदर्शित करते थे और उसको, यानी दूसरे शब्दों में कहा जाए तो बाबा उस हमारे अभिनय को रिपेयर करते थे। बाबा ही नहीं, उनका पूरा परिवार नाट्य भारती से जुड़ा था। बाबा डीके के दौलत खाने में जाने का कई बार मुझे मौका मिला। पूरा घर फनकारों का घर है और बिहाइंड एवरी ग्रेट मैन देयर इज ए वुमन। श्रीमती बाबा डीके को प्रणाम करना आवश्यक है, क्योंकि उनका जो सहयोग बाबा डीके के साथ रहा है, उनके भाइयों का रहा है, पूरा परिवार जो है बहुत ही कलाकारों का परिवार है। ये बाबा के साथ मैंने सबसे पहला नाटक खेला जब मैं 8वीं में था, लेकिन उसके बाद मैंने 10th में बाबा के साथ में एक जीवा शिवा करके नाटक हुआ था, उसमें मैंने गणेश नौकर का रोल किया था। पर्दे के पीछे के कलाकारों को बाबा ने हमेशा महत्व दिया। रंगभूषा, नेपथ्य, इलेक्ट्रिशियन और ड्राइवर के योगदान को उन्होंने हमेशा स्वीकारा। प्रचार नाटकों से कलात्मक भूख शांत नहीं होने के कारण बाबा और उनके साथियों ने 1957 में लिटिल थिएटर की स्थापना की। सब
सबकी राय थी और उस हिसाब से बाबा ने, राहुल जी ने, गुरु जी ने तय किया कि अपन यहाँ पर एक लिटिल थिएटर की स्थापना करें। लिटिल थिएटर का मतलब ये है कि एक दर्शकों का ढांचा, 300-400 दर्शक, उनको लिटिल थिएटर का सदस्य बना लिया जाए और साल भर में उनके सामने अलग अलग नाटकों की प्रस्तुतियां दी जाए। 1957 में लिटिल थिएटर ने पहला नाटक व्हाइट हेयर्ड गर्ल मंचित किया। लिटिल थिएटर के अंतर्गत एक तरफ जहां पंडित कुमार गंधर्व का वर्षा गीतों का कार्यक्रम घन गर्जत आए आयोजित किया गया, तो विदेशी नाटककारों और भारतीय नाटककारों के प्रसिद्ध नाटक भी खेले गए। लिटिल थिएटर ने अनेक महत्वपूर्ण नाटक प्रस्तुत किए। इनमें झुंजार राव, मालविकाग्निमित्र, रश्मि, हेही दिवस जातील, दृष्टिदान, येथे कंड्या पिकतात, तुझे आहे तुझे पाशी, शी स्टूप्स कॉकर, राणीचा बाग, आराम, त्राटिका आदि उल्लेखनीय हैं। 1967 में सुमन धर्माधिकारी और 1968 में बाबा व्यावसायिक रंगमंच पर किस्मत आजमाने मुंबई चले गए। उनके जाने से नाट्य भारती और लिटिल थिएटर बंद हो गया। दुर्भाग्य ये भी रहा कि बाबा को मुंबई में अपेक्षित सफलता नहीं मिली और वे इंदौर लौट आए। सुमन धर्माधिकारी के यहाँ से बम्बई निकल जाने के बाद तो नाट्य भारती में एक ठहराव सा आ गया था और फिर बाबा को भी बुला हुआ आया, तो बाबा को ऐसा लगा कि बम्बई में जाके अपन देखें, इसलिए बाबा बम्बई गए। लेकिन बाबा को वहाँ पर भी सफलता मिली नहीं, इसलिए कि बाबा अपने बूते के ऊपर वहाँ काम करना चाहते थे, वो संभव नहीं था। और जिस उम्र में बाबा गए थे वहाँ पे बम्बई में, वहाँ पर तो ये बिल्कुल ही संभव नहीं था, तो बाबा वापस आ गए। और मैंने प्रोफेशन करना है इसी उद्देश्य से मैं वहाँ गई हुई थी, इसलिए मैं अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर पाई। बाबा को प्रोफेशन नहीं करना था, अपने नाटकों का प्रदर्शन करना था और उनके कुछ उसूल थे, तो वो वहाँ नहीं जम पाए। और आने के बाद भी मतलब बाबा में ऐसा नहीं हुआ था कि निराशा आ गई थी, ऐसा कुछ बात नहीं। बाबा ने कहा ठीक है, कोशिश की, जाके नहीं जमा। यहाँ के बाबा ने फिर से नाट्य भारती की बागडोर अपने हाथ में ली और नाट्य भारती फिर धूम धड़ाके से फिर चालू हो गई। इस दौर में बाबा ने एक समाजद्रोही, तीसरा अंक, धूमकेतु, स्वामी, बांसुरी, अनिकेत, जीवा और शिवा, संकल्प और अड़गड़ जैसे नाटक खेले। बाबा जितने कुशल अभिनेता और निर्देशक थे, उतने ही निपुण नाट्य लेखक। हिंदी और मराठी में उन्होंने 31 मौलिक नाटक, 22 भाषांतरित नाटक और 22 रूपांतरित नाटक लिखे, किंतु मराठी में कारकून तथा हिंदी में मंगू के अलावा कोई नाटक प्रकाशित नहीं हुआ। समय समय पर नाटकों पर वैचारिक लेख लिखे और आत्मकथात्मक लेखन भी किया। उन्होंने रेडियो के लिए कई सफल नाटक लिखे और आवाज भी दी। बाबा जी के स्टेज के तो मुगल आजम थे ही, रेडियो से भी शुरू से ही वो जुड़े हुए थे। मुझे याद आता है उस जमाने में चंद्रिमा भादुड़ी, सुधा शर्मा जो बाद में सुधा शिवपुरी हो गई, और इस तरह से एक लंबी फहरिस्त है जिनके साथ इन्होंने अभिनय किया है, इनका निर्देशन भी किया है। 1979 में बाबा ने जीवन के 60 वसंत पूरे किए। इस मौके पर पंडित सत्यदेव दुबे की उपस्थिति में षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुंबई में भी उनका सम्मान किया गया। इन दिनों बाबा शुगर बढ़ जाने के कारण अस्वस्थ रहे। इसके बावजूद उन्होंने इंदौर की 5-7 शौकिया रंग मंडलियों को लेकर 1980 में इंदौर रंगकर्मी संघ की स्थापना की। 1980 में नाट्य भारती का रजत जयंती समारोह मनाया गया। बाबा के सघन प्रयासों से 1987 में इंदौर में अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद का आयोजन भी हुआ। 1993 को बाबा के 75वें वर्ष में प्रवेश पर पारिवारिक माहौल में उनकी भतीजी कल्याणी और त्रिवेणी ने एक आत्मीय समारोह आयोजित किया। अमृत महोत्सव भी हुआ, जिसमें विजय तेंदुलकर, रीता भादुड़ी और नेहा शरद जैसे नामचीन कलाकार शामिल हुए। बाबा को दुर्भाग्यवश रक्तचाप की शिकायत हो गई, पर बाबा के हौसले पस्त नहीं हुए। उन्होंने 1969 में बंद हुए लिटिल थिएटर को पुनर्जीवित करने की प्रतिज्ञा कर डाली। बचपन के दोस्त नाना टिल्लू को साथ लेकर उन्होंने सदस्य बनाए और लिटिल थिएटर की पुनर्स्थापना की। मानसी नाटक लिखा और नए कलाकारों के साथ 5 जनवरी 1995 को सफलतापूर्वक मंचित किया।
संगीत कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, पर यह एक दूसरा दौर था। व्यस्तताओं के चलते कलाकारों को जोड़ना मुश्किल होता देख बाबा ने एकल पात्रीय नाटक प्रस्तुत करना शुरू किए। और 15 नवंबर 1996 का वह दिन भी आया जब बाबा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बाबा चले गए, किंतु अपने पीछे छोड़ गए एक विशाल नाट्य परंपरा। बाबा के छोटे भाई अरुण डीके के संरक्षण और युवा रंगकर्मी श्रीराम जोग के निर्देशन में नाट्य भारती के नाटकों की प्रदर्शन परंपरा आज भी जारी है। क्या हुआ कि एक स्क्रिप्ट बाबा साहब ने हाथ में पकड़ा दी कि ये लो, रायकरवाड़ी नाम का नाटक, इसको पढ़ के बताओ क्या तुम्हारी रिपोर्ट बनती है। नाटक बहुत मजा आया। बोले बस ठीक है, कौन कौन चाहिए, क्या क्या चाहिए, प्लान करो। बस बाबा साहब, मतलब ये 1994 की बात है, बाबा साहब ने रायकरवाड़ी दिया। महाराष्ट्र साहित्य सभा के कंपटीशन में हमने उस नाटक को प्ले किया। रिहर्सल पूरी हो जाने के बाद आखिरी 5 दिन बाबा साहब उसको फिनिश करने के लिए आए। ये जो डायरेक्शन के जो मुद्दे हैं या जो चीज़ें हैं उन्होंने उन 5 दिनों में मुझे बताई। दूसरा नाटक एक है गया, एक फूल बिठाया, जो स्टेज किया, जिसको डायरेक्शन किया, तो उस समय भी डायरेक्शन का प्राइज़ मिल गया। डायरेक्शन का प्राइज़ मिलने के बाद मैंने बाबा साहब से पूछा कि नाटक कैसे बिठाना या जैसे कैसे स्टेज करना, या आपने बताया, लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या मुद्दे होते हैं, क्या काउंट किए जाते हैं। फिर इसके ऊपर एक लंबी चर्चा हुई। लगभग 2-3 दिन तक हम इस विषय पे बात करते रहे कि डायरेक्शन में क्या मुद्दे आते हैं, किस प्रकार से नाटक को अपने को स्टेज करना चाहिए, कौन से मुद्दों को हाईलाइट करना चाहिए, ये सारी बातें। और वो जो उनसे उस समय से जो सीखना चालू हुआ या अनुभव, तो ये आज भी वो सारी परंपरा है, उसी को निभा रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि नाट्य भारती की उसी सफलता की परंपरा को आप लोगों ने आज भी बरकरार रखा। मला जरा सपोर्ट कोणी दिला असता ना, तर मी आपल्या हृदयाच्या कपाटात असा ठेवला असता। ती खरंच भाग्याची। किती ऐटबाज रे तू, नाही तर हे आमचे जंगली महाराज। कोण आहे? तुमचे जंगली महाराज। बाबा के इसी व्यक्तित्व और कृतित्व को जीवंत बनाए रखने के लिए नाट्य भारती विभूति न्यास गठित किया गया। 2005 में नाट्य भारती की स्थापना के 50 साल पूरे होने के प्रसंग पर विशिष्ट समारोह आयोजित किया गया। इंदौर ही नहीं, मुंबई, पुणे, दिल्ली से नाट्य भारती के पुराने कलाकार शिरकत करने आए। प्रसिद्ध रंगकर्मी पंडित सत्यदेव दुबे, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के प्रबंध निदेशक श्री टी.एस. भट्टाचार्य और सुमन दांडेकर के सानिध्य में हुए इस कार्यक्रम में डॉक्टर वसुंधरा कालेवार ने नाट्य भारती के आधार स्तंभों को याद किया। नाट्य भारती जिसने रंगमंच के इतिहास में इंदौर की पहचान बनाई, आज स्वर्ण महोत्सव मना रही है। लेकिन हमारे बीच वो 4 स्तंभ राहुल जी, गुरु जी, कुमार जी और बाबा नहीं है। सोच रही हूँ शायद चारों आशीर्वाद दे रहे हैं, चाह रहे हैं आज के युवा कलाकार नाट्य भारती को उसी बुलंदी पर और भी आगे ले जाए जिसके सपने उन्होंने भी कभी देखे थे। नाट्य भारती से जुड़े कलाकारों का भावपूर्ण स्मरण और सम्मान किया गया। इनमें वे वृद्ध कलाकार हैं जिन्होंने अपने जिंदगी के 75 वसंत पूरे किए हैं। कुछ वो जुगल जोड़ियां हैं जिन्होंने बरसों नाट्य भारती का साथ निभाया। कुछ एक वो भी हैं जो हमारे आमंत्रण पर दूर दराज से यहां हमारा सुख बांटने के लिए आए हुए हैं।
अतिथियों ने नाट्य भारती और बाबा डीके के अवदान को रेखांकित किया। इसलिए जो नाटक से संबंधित है, जो नाटक को प्यार करता है, ज्यादा भाषण नहीं देते। आप पता नहीं कि लोग सुना कि नहीं, जैसे दीनबंधु मित्रा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन लोगों के बहुत सारे नाटक, माइकल मधुसूदन दत्त और बाद में आके रविन्द्रनाथ टैगोर। आज जो अतीत मैंने देखा उससे मुझे लगा कि कहीं मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा लगा। वर्तमान में जी रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी तकलीफ ये इस बात की हुई कि भविष्य मुझे बहुत कम नजर आ रहा है। ये जरूरी है, नाटक में अतीत होता है, वर्तमान होता है और भविष्य का संकेत होता है। अतीत को कभी नहीं भुलाना चाहिए, लेकिन जीना वर्तमान में चाहिए, लेकिन नजर हमेशा भविष्य की तरफ रहना चाहिए। श्रीराम जोग ने अतिथि परिचय दिया, संचालन डॉक्टर संजय जैन ने किया और आभार माना तारा चिंचालकर ने। पंडित सत्यदेव दुबे ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। चित्र प्रदर्शनी में बाबा की जीवन और नाट्य भारती के 50 सालों का सफरनामा समेटा गया। लोकप्रिय गायिका कल्पना जोकरकर ने नाट्य गीतों की सुमधुर प्रस्तुति से स्वर श्रद्धांजलि दी। नगर के रंगकर्मियों के साथ पंडित सत्यदेव दुबे ने थिएटर वर्कशॉप के बहाने महत्वपूर्ण संवाद बनाया। सबसे जरूरी चीज है सुनना, और अगर आप सही ढंग से सुनेंगे तो विश्वास कीजिए कि एक्टर चाहे आप न बन पाए, लेकिन आपका मानसिक विकास तो होगा ही। सवाल यह है कि आज हम सुनते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। नाट्य भारती के कलाकारों के लिए यह आयोजन बड़ा भावपूर्ण था, जैसे बरसों के बिछड़े मिले हों। सबने बाबा को बड़ी श्रद्धा से याद किया। यादों के सफर के सूत्रधार बने संजय पटेल। बाबा साहब ने कभी कर दिया तो मैं करता था, वो कहते थे बस ये भी ठीक है। पहली बात तो मैं ये कहूँ कि बाबा साहब और राहुल जी ने कोई अपनी ईगो कभी नहीं पाई। ईगो सब आर्टिस्ट के साथ इतनी अच्छी तरह से पेश आते थे, मतलब हम लोगों को तो बेटा के अलावा बोलते नहीं। बाबा साहब एक मौसम थे, उस मौसम के बहाने अनेक फूल खिलते थे, चारियां मारती थी, मलय पवन आता था। बाबा एक ऐसी उपस्थिति थी कि जो एक नाटक का मंदिर है और हम वहां पर अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। नाटक अगर जिंदा रहेगा तो आज महाराष्ट्र में आप देखिए तो छोटे शहरों में ही नाटक ज्यादा जिंदा रहेगा। तो इतिहास की तरफ हम तो माइथोलॉजी वाले, हम हिंदू हैं ज्यादातर, तो हमें माइथोलॉजी में विश्वास रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम हुआ जो यहाँ पे है, ये बाबा धीरे धीरे से माइथोलॉजी में चले जाएंगे, वो ज्यादा जरूरी है। माइनस बाबा के तो सुमन धर्माधिकारी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा के अवदान को अनूठी नाट्य संरचना के जरिए श्रीराम जोग ने रंग संगत शीर्षक नाट्य कोलाज में प्रस्तुत किया। प्रमुख नाट्य अंशों के मंचन और सजीव चर्चा से उन्होंने नाट्य भारती और बाबा डीके को जीवंत कर दिया। पकवानाच्या राशीत कुत्राच्या पुढे टाकताय, नाईकलीच्या नादामध्ये बोलाचे उल्लंघन करताय आणि किशन कस्तुरीच्या बद्दल स्वतःची माणुसकी बोलवताय। कुत्र्या वादळापेक्षा हे समजणारा तुमच्या या संस्कृतीची भावना कधीही समेट होणार नाही। आज बाबा नहीं है, किंतु बाबा की तीसरी पीढ़ी तैयार है।
यही नाट्य भारती का भविष्य है, यही बाबा का पुनर्जन्म है।